नमस्कार दोस्तों। आज हमें ये डिस्कशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 36 घंटों में 4 बड़े बदलाव हुए हैं यूपीएचएससी 51 या ये कहें कि यूपीईएसएससी आयोग के अंतर्गत जो है। ये बदलाव तो है ही तनाव और परेशानी का कारण, मतलब आपके अगर एनालिसिस करते हैं तो। लेकिन इससे बड़े जो तनाव है वो आपको हो सकता है कि अन्य व्यक्तियों से सुनकर मिल रहा हो कि आयोग अब समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, मतलब पूरा भूचाल जैसा माहौल बन गया है कि लग रहा है कि सब कुछ एंड है, ये दुनिया ही खत्म है, ऐसा कुछ। इन सभी बातों को लेकर के जो उपजे द्वंद्व और प्रश्न है, उनके एक एक पॉइंट पर हम कुछ तर्क देने की कोशिश करेंगे हम सभी मिल करके कि आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है और एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। लेकिन एक एक प्रश्न लेने से पहले एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूँगा, विशेषकर उन कैंडिडेट को जो फर्स्ट टाइम यूपीएचएससी का इंटरव्यू देने वाले हैं। दरअसल ये जो इंटरव्यू डेट आने वाला है, ये सिर्फ इंटरव्यू डेट नहीं है, एक रिजल्ट डेट भी होता है। शायद आपको ना पता हुई बात कि जैसे जैसे इंटरव्यू फिनिश होता है, विद इन 48 आवर यानी 48 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाता है। एडवर्टीजमेंट नंबर 50 में भी ऐसा हुआ था। कुछ सब्जेक्ट में अगले दिन ही आ गया था, यानी कि विद इन 24 आवर। और एक आध सब्जेक्ट ऐसे थे, काफ़ी कम सीटें जिसमें थी, उसमें कैंडिडेट इंटरव्यू दे करके अभी ट्रेन से घर भी नहीं पहुंचे थे कि उनका रिजल्ट आ गया। यानी कि अगर आपका इंटरव्यू मान लीजिए कि 30 दिन में होने वाला है, 35 दिन में, 40 दिन में, यानी कि 30, 35, 40 दिन में आपका रिजल्ट आने वाला है, ये आप कंसीडर करके प्रिपरेशन करिएगा। आते हैं हम अपने पॉइंट पे, जो अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, जिससे कह सकते हैं कि बहुत सारे तनाव में आ गए हैं सभी लोग। एक प्रश्न है कि क्या पूरा वैकेंसी कैंसिल होगी, रिजल्ट कैंसिल होगा, दोबारा होगा। इसको हम देखते हैं कि इस पर क्या अभी प्रश्न चल रहे हैं हमारे बीच में और इसका उपाय क्या है। तो देखिए, जो लोग भी कह रहे हैं कि ये कैंसिल होगा, उनका मैंने एक दो तर्क भी देखा, उन तर्क को समझते हैं। जैसे कि उनका एक तो कहना है कि जैसे आरओ कैंसिल हो गया था उसी तरह ये भी कैंसिल होगा। तो दोनों की कंडीशन थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि आरओ में देखिए, एक तो 10.5 लाख कैंडिडेट थे जो बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में थी, और यहाँ पर पूरा मिला करके 1 लाख के आसपास बच्चे हैं। उसमें भी सब्जेक्ट वाइज जब डिवाइड करेंगे तो 2000, 4000, 5000 ऐसे हैं। दूसरी बात यह है कि वैलिडिटी का क्या, कितना वैलिड प्रूफ कहाँ पर था। तो आप देखेंगे कि आरओ में जो पेपर 2 होता है, हिंदी का पेपर जो होता था उस टाइम, उसमें 2.5 से 3.5 का जो पेपर था, उसमें उस ड्यूरेशन में लगभग 1 लाख कैंडिडेट के व्हाट्सएप पे वो पेपर पहुंच गया था। यानी प्रूफ सभी के पास था, बहुत सारे बड़े कोचिंग सेंटरों के पास पहुंच गया था। तो वहाँ वैलिड प्रमाण था जिसके आधार पर उसको कैंसिल किया जा सके। यहाँ पर पेपर के संदर्भ में अभी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है जिससे हम इसे कैंसिल कहें, पहला पॉइंट। दूसरा, कुछ व्यक्ति ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सेंटर पे कराए गए, वो भी 2-3 ऐसे सेंटर हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, वहाँ नहीं कराना चाहिए। अब देखिए, ये वैसे तो गलत बात है, मैं भी इसका अपोज करता हूँ कि आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछले हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है कि रिस्ट्रिक्टेड वाले पे किसी आयोग ने कराया है और इस तरह की चीज़ें हुई हैं। ऐसे इस आयोग से भी हुआ है। एक बहुत नज़दीकी एक एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा कि यूपी में लेखपाल की एक भर्ती हुई थी, जिसमें 20 सेंटर ऐसे थे जो रिस्ट्रिक्टेड थे, जहां आयोग ने कराया था। बाद में उनके रिजल्ट को थोड़े से में रोका गया, फिर रिजल्ट बहाल की गई, और आज के डेट में उन सभी लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। यानी मिला जुला कर कह सकते हैं कि ऐसी गलतियों पर आयोग को फटकार लग सकती है, लेकिन वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, ये आप तय मानिए। और एक अंतिम बात हम इस पे लेते हैं कैंसिल ना होने के तर्क में।
देखिए, वैकेंसी कैंसिल होना कोई मजाक बात नहीं है। आयोग पे चाहे जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे कर्मचारी पे, सरकार पे, लेकिन कैंसिल ये छोटा मुद्दा नहीं होता है। इस पर पूरे आयोग पे और सरकार के दोनों की साख जो है ये दांव पे लग जाती है, और ऐसे में विपक्ष को पूरा मौका मिल जाता है सरकार की धज्जियां उड़ाने, या कह सकते हैं कि पब्लिक के बीच में उस बात को लाने के लिए। तो सरकार अंततः एकदम आखिरी पड़ाव तक कोशिश करेगी कि किसी तरह से कैंसिल ना हो, और यहाँ पर तो ऐसे कोई प्रमाण भी नहीं है कि जिस आधार पर इसको कैंसिल किया जा सके। मतलब जो आयोग के अनुसार है कि ऐसा कुछ ऐसा पॉइंट भी नहीं कि आप डायरेक्ट आप कोर्ट जा सके कि इस आधार पर इसको कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल का मसला हम अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि क्या इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आखिर अब इंटरव्यू कब होगा। इसको एक दो तर्क के साथ कोरिलेट करके फिर हम कंक्लूजन पे जाएंगे। सबसे पहले तो 4 परिवर्तन हुए हैं पिछले 36 घंटों में। आप जानते हैं कि अध्यक्ष महोदया ने व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दे दिया है। उसके बाद इंटरव्यू डेट पोस्टपोन शब्द लिखा है आयोग ने। ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ वर्ड पोस्टपोन लिखा है, कैंसिल वर्ड नहीं यूज हुआ है, इसलिए भ्रम हटा दीजिए। ये थोड़े समय के लिए टाला गया है। कितना समय, अभी हम उस पर बात करेंगे। कैंसिल वर्ड नहीं यूज हुआ है, इसलिए पॉजिटिवनेस बना के रखिए। तीसरा जो चेंज हुआ है वो है कार्यवाहक नियुक्त हुए हैं, और चौथा जो एक चेंजेज हुआ है वो है अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष के लिए सरकार ने आवेदन मांगा है जिसकी तिथि 21 अक्टूबर रखी गई है। उस पर योग्यता भी लिखी हुई है, ये चीजें होंगी। जो कार्यवाहक हैं वो बहुत ही एक्टिव व्यक्ति हैं, और आज ही उन्होंने बहुत सारे मसलों का निस्तारण किया है। लगातार 3 घंटों तक इस तरह की एक्टिविटी चली है, और छोटे बड़े कई मामले निपट चुके हैं। अगली बात में हम ये देखेंगे कि आपको ये लग रहा होगा कि ये अचानक हुआ सभी चीज़ें। अध्यक्ष महोदया ने त्यागपत्र दिया, फिर कार्यवाहक आए, फिर जो है आवेदन आ गए। ये सभी अचानक वाली प्रोसेस नहीं होती है। सरकार या उतने बड़े पदों पर ये सभी चीज़ें बहुत तय करके चली जाती हैं, ताकि कह सकते हैं कि जो विश्वास है या और जो चीज़ें हैं, गतिशीलता है इस तरह की एक्टिविटी में, वो बना रहे। हो सकता है कि ये आवेदन जो है एक प्रक्रिया के थ्रू मांगा गया हो, और सरकार की नज़र में कोई अच्छा अध्यक्ष भी हो जो आपको 21 को दिख जाए। दूसरा पार्ट लेते हैं, फिर हम कंक्लूजन पे जाएंगे कि कब हो सकता है। दूसरा पार्ट हम लेते हैं निस्तारण शब्द को लेकर। निस्तारण का क्या मतलब है? देखिए, निस्तारण का मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी ओएमआर फिर से चेक होगी और फिर रिजल्ट जारी होगा। आयोग ऑलरेडी अनाउंस करके 2 बार ओएमआर चेक कर चुका है, फिर रिजल्ट दिया है। इसकी पूरी बैठक भी हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है। जो भी एक्सपर्ट थे उन्होंने क्वेश्चन की जो भी वैलिडेशन था उसको चेक किया। आपने जब कंप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग रिवाइज्ड आंसर की बना, और उसके आधार पर आपका रिजल्ट आया। यानी कि जो रिजल्ट है वो सही, आयोग के अनुसार सही प्रश्नों के आधार पर ही आपका रिजल्ट बना हुआ है। तो निस्तारण में आखिर होगा क्या? तो देखिए, निस्तारण में सीधे सीधे जो कंप्लेन थी वो ये था कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिनका कहना ही सिर्फ नहीं था, उन्होंने प्रूफ वगैरह भी दिया कि उनके मार्क्स फर्स्ट आंसर की से कट ऑफ से ज़्यादा थे और उनका रिजल्ट नहीं आया। इस पर या तो आप हमें रिवाइज्ड आंसर की दीजिए, या तो बताइए कि क्या इसमें मैटर है। यानी कि इसकी संभावना बहुत अधिक है कि आयोग सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को कंसीडर करेगा जिनके मार्क्स आयोग की फर्स्ट आंसर की और कट ऑफ से ऊपर है और उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो एक तो कह सकते हैं कि अगर छांटने वाली बात होगी तो आयोग सिर्फ उन्हें लेगा। आफ्टर दैट उसमें क्या छांटा जा सकता है, ये आयोग का जो भी कोड कंडक्ट होगा उसके अनुसार वो करेंगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ओएमआर मिस्टेक है, या डिस्ट्रिक्ट सिटी सेंटर कोड एटीसी, ये सब जो होते हैं उसमें कहाँ पर किस तरह की मिस्टेक है
उसके अकॉर्डिंग आयोग जो है अपना जो भी कोड कंडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग कंसीडर करेगा और प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। यानी कि सही मायनों में जब इस तरह की जब छटनी हो जाती है तो ये बहुत ही कम कैंडिडेट दिखेंगे। यानी कि जो अभी आपको 300-400 ऐसे ईमेल अगर दिख रहे होंगे तो वो जो निस्तारण है वो काफ़ी नज़दीक आ जाएगा, कम आ जाएगा, और हो सकता है 1, 2, 3 दिन में भी उनका निपटारा किया जा सकता है। कुछ रिजल्ट की भी संभावना है इसमें, इस पर हम अभी आखिरी में बात करेंगे कि कितना वो हो सकता है। अब हम अपने अंतिम पार्ट पे आते हैं कि आखिर इंटरव्यू होगा कब। इन सभी कंक्लूजन को कह सकते हैं कि प्रूफ के साथ फिर कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए, जो मेरा कैलकुलेशन करता है वो इन तीन में से किसी डेट पर आपका इंटरव्यू डेट अनाउंस हो सकता है। वो क्या है कि अक्टूबर में 7, 8, 9 तारीख के आसपास हो सकता है कि इस डेट पर आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। दूसरी संभावना यह है कि दिवाली से पहले आपका इंटरव्यू डेट डिसाइड हो जाए और दिवाली के बाद यानी कि लगभग 10 दिन का गैप रख के और फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए। तीसरा एक कारण बन सकता है, मतलब एक डिसीजन आ सकता है कि देखिए लगभग इंटरव्यू डेट तय हो आपकी कि इस डेट पर होना है, इस सब्जेक्ट का इस फेज में, इस सब्जेक्ट का इस फेज में, और ये सभी अनाउंसमेंट 21 के जस्ट बाद 2-3 दिन बाद आपका अनाउंसमेंट हो जाए और 10 दिन गैप पे जो है आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए। यानी कि एक बात तो आप तय मानिए कि नवंबर में आपका इंटरव्यू और रिजल्ट दोनों आना लगभग तय मानिए। संभावना नहीं, लेकिन मान सकते हैं कि बहुत अधिक संभावना या लगभग तय मानिए कि ये होगा आपका नवंबर में। अब नवंबर आपको लग रहा है कि ये बहुत सालों की बात है तो आप खुद को थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज़्यादा रिलैक्स में पहुंचा दिए हैं, क्योंकि 30, 35, 40, 45 दिन ये कोई बहुत बड़ा दिन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेज और पर्सनालिटी के बीच में बैलेंस बनाना है, पूरी तरह प्रिपेयर्ड करना है खुद को कि कैसे जो है आप खुद को संभालते हुए अपने नॉलेज को प्रेजेंट कर पाते हैं। और कई सारे स्टेप हैं जो आपको सीखना है कि पूरा सिलेबस आपको देखना है, एक बार एक यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करनी है, अपना रिसर्च टॉपिक देखना है, इंट्रो को अच्छे से डिज़ाइन करना है, डेमो 3 आपको प्रिपेयर करना है। ये मजाक वाली बात नहीं है कि अचानक अनाउंस होगा, आप जाकर इंटरव्यू देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात अच्छे से याद रखिए कि 3 कैंडिडेट को बुलाया गया है जिसमें 1 सिलेक्शन होगा, 2 फेल होंगे। आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे नेगेटिविटी से आप खुद को दूर रखते हैं। तो इसके बीच में थोड़ा सा आप संतुलन बनाइएगा कि कैसे जो है आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं। अगले पॉइंट पर हम आते हैं। निस्तारण तो हमने देख लिया, फिर आखिर किस सब्जेक्ट में कितना रिजल्ट आएगा, क्या पूरा रिजल्ट पैटर्न चेंज हो जाएगा। देखिए, डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि कुछ लोग बिना तर्क और उसके जो है कई सारी बातें रख दे रहे हैं कि पूरा मतलब खत्म ही हो गया आयोग, इस तरह से प्रमाणित कर रहे हैं। बल्कि देखिए, कुछ भी हो लेकिन वो आयोग है और उसके पास बहुत सारी अथॉरिटी है जिसका इस्तेमाल करके वो इन प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं। रिजल्ट में आते हैं कि जब कटअप से ऊपर उन कैंडिडेट को ढूंढा जाएगा जिनके ज़्यादा थे और रिजल्ट में नाम भी नहीं है। अब देखिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं, रिजल्ट में नाम नहीं है, तो आप एक बार तुलना करिए एक एक करके। जैसे मान लीजिए आप अपने सब्जेक्ट में जाइए, उदाहरण के तौर पे हम हिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट में जर्नल कैटेगरी में लगभग 31 या 33 ऐसे कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं। ये वो कैंडिडेट हैं जो कटअप से ऊपर हैं जिसको आयोग ने पाया। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि कटअप से ऊपर वो कैंडिडेट जर्नल में जो छूट गए हैं वो कितने होंगे। आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि 2, 3, 4 होने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ऐसे करके हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 2, 3, किसी में 1, 2, किसी में जैसे बहुत ज़्यादा जिसमें संख्या हिंदी वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा जाएगी तो 10, 15, और ऐसे सब्जेक्ट अधिक रहेंगे जिनमें 0 चेंजेस हो।
और फिर उसके साथ आगे की प्रक्रिया आपकी बढ़ाई जा सके। तो इसलिए आप अगर इस आशा में हैं कि बहुत सब कुछ चेंज होके फिर से रिजल्ट री इशू टाइप का होगा, तो वो मुश्किल है। अगर री इशू नाम से भी आता है तो सारे रिजल्ट यही रहेंगे और 4-5 लोग वो नए उसमें ऐड हो जाएंगे। इसको हम री नहीं कह सकते, एक तरह से ऐड ऑन कहें तो ज़्यादा ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि देखिए, इसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो काफ़ी सीरियस हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, मेहनती हैं, लास्ट ईयर इंटरव्यू वगैरह भी दिया है। इस बार उनके मार्क्स कटअप से कम हो गए हैं। देखिए, इसमें सिर्फ जो है एक कारण हम नहीं कह सकते कि जो है कुछ करप्शन वगैरह इन सब बातों को लेकर के। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में हमारा कॉमन सेंस हुआ, हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड हुआ, हमारा लक हुआ, वो 2-3-4 प्रश्नों को लेकर के बैड लक में चला जाता है। 5 प्रश्न हम सही करने वाले थे लेकिन वो हमने गलत कर दिया, यानी कटअप से 4 ऊपर रहने वाले थे और आप एक क्वेश्चन कटअप से नीचे हो गए। ये बैड लक के अलावा मैं कुछ नहीं मानता। कुछ पर्सन काफ़ी मेहनती हैं, लास्ट ईयर इंटरव्यू भी दिए, लेकिन लास्ट रिटन एग्ज़ाम से 2 महीने पहले उनका टाइम शेड्यूल वगैरह काफ़ी बिजी रहा किसी और ज़रूरी कामों में, इसलिए अगर वो रिवीजन वगैरह नहीं हो पाता है तो इस तरह के रिजल्ट की समस्याएं हो जाती हैं। यानी कि मल्टीपल रीज़न है इस तरह की चीज़ों को होने का। और अगर करप्शन वगैरह का बात हम करें भी तो देखिए ये प्रमाणित कर पाना बहुत मुश्किल काम है। और कई बार क्या होता है कि कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जैसे हम अचानक नहीं बदल पाते और हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और साथ में देखिए विरोध भी करना होता है, क्योंकि विरोध करेंगे तो धीरे धीरे उसमें बदलाव भी आते हैं। इसमें अगर पूरी तरह आप निश्चिंत हैं कि रिजल्ट नहीं है और होगा भी नहीं, आयोग से बदला भी नहीं जाएगा, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं। अभी देखिए तुरंत अभी बहुत हाल फिलहाल में जीडीसी का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है और भारी भरकम वैकेंसी है, यूपीएचएससी से ज़्यादा वैकेंसी है। आप उसकी प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाइए। जैसे यूपीएचएससी वाली ये वैकेंसी क्लियर होती है, इसके बाद तुरंत अगला नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसमें जो है अपना समय दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जहाँ पर भी अपना टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं वहाँ से कुछ निकलना चाहिए। यदि वो निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अगले टारगेट पे ज़रूर शिफ्ट हो जाए, जिससे कि आपका टाइम और एनर्जी बच सके। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन ये जो बातें हैं ये हमारे आसपास हुई हैं या फिर कह सकते हैं चल रही हैं, उन्हीं को मैंने रखा है। अगर इनसे संबंधित किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।